हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो वक्त चुनाव धमाका का है और आज का चुनाव धमाका यह है कि 3 ओपिनियन पोल अभी तक हमने आपको दिखाए। एक ओपिनियन पोल में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, दूसरा ओपिनियन पोल कहता है सरकार जो है नहीं बन रही किसी की भी, इस तरह से दिखा रहा है, और तीसरा ओपिनियन पोल ममता की वापसी दिखा रहा है। तीनों पोल के आंकड़े आपको बारी बारी से दिखाते हैं। तो सबसे पहले पीपल पल्स का अगर आप देखें 294, अगर पूरी विधानसभा सीटों की बात करें तो सीधी सीधी क्लियर कट बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है 183 सीटों के साथ, जबकि 95 पर तृणमूल कांग्रेस है और 16 पर लेफ्ट और कांग्रेस सिमटती हुई नजर आ रही है। तो ये तो रहा पीपल पर, ये आप साफ देख सकते हैं, यानी 148 माफ कीजिएगा मैजिक नंबर है। सी वोटर का अगर आप ओपिनियन पोल देखें तो आप देखिए कि बीजेपी 112, जबकि तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है 160 के साथ, और लेफ्ट और कांग्रेस 22 पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। तो तीनों ओपिनियन पोल हमने आपको दिखाया जे, तो यहां पर अलग अलग चीजें सामने देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल पंकज, अगर हम तीनों ओपिनियन पोल की बात करें तो उनकी मेथोडोलॉजी पर अलग अलग चर्चाएं हम जरूर कर सकते हैं, लेकिन दो अलग तस्वीर है। एक तरफ नियर हंग असेंबली की बात है जिसमें मार्जिन या सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर टीएमसी है, दूसरी तरफ टीएमसी पूरी तरीके से जीत रही है और सरकार बना रही है, और एक तरफ बीजेपी जीतकर सरकार अपने दम पर बना रही है। और वो बीजेपी का जो आंकड़ा है वो 183 का है, जो अपने आप में अभी आज के मौजूदा स्थिति में अगर वो हासिल हो जाता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो वायदे कर रहे हैं वो फलित होता हुआ हम देखेंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल और उसके बाद असल नतीजों में कई बार बड़ा फर्क आ जाता है, तो मार्जिन ऑफ एरर हम लेना चाहेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है ये सभी अलग अलग एजेंसियां हैं जिन्होंने इस पोल को किया है, अंततः जनता तय करती है। लेकिन एक बात यहां गौर करने वाली है, अगर बदलाव है और अगर बदलाव का मूड बंगाल की जनता में है तो अभी तक जो इतिहास है वो इतिहास ये कहता है कि पिछली पार्टी का सुपड़ा साफ, तो या तो खेला होबे या खेला बंद होबे, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो चलिए, खेला होबे या खेला बंद होबे ये 2 तारीख को पता चलेगा, लेकिन हम एवरेज निकालते हैं। यानी हमने 3 ओपिनियन पोल आपको दिखाए, पीपल्स पल्स, सीएनएक्स और सी वोटर। अब इनकी जरा अगर हम एवरेज निकालें तो अब आप देखेंगे कि किस तरह से जो है वो महा ओपिनियन पोल क्या कहता है। यानी अगर आप देखेंगे तो 143 सीटें बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि 132 सीटों पर टीएमसी है और 19 सीटें जो हैं वो लेफ्ट और कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है। यानी ये हंग दिखा रहा है क्योंकि 148 मैजिक नंबर है। अगर आप अलग अलग देखें तो 183 पीपल्स पल्स दे रहा था बीजेपी को, टीएमसी को दे रहा था 95 और 16 दे रहा था लेफ्ट और कांग्रेस को। सीएनएक्स को अगर आप देखें तो 135 सीटें बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही थी, जबकि 141 टीएमसी को और 18 लेफ्ट और कांग्रेस को मिल रही थी। और सी वोटर को देखें तो वहां आप देखें कि 160 के साथ टीएमसी सरकार बनाती नजर आ रही थी और 22 पर सिमट गई थी लेफ्ट और कांग्रेस, और 112 बीजेपी को मिल रही थी। लेकिन अगर हम इनका एवरेज निकालें, महा ओपिनियन पोल अगर देखें तो आप देखिए कि 143 यानी एज पर बीजेपी नजर आ रही है, लेकिन मैजिक नंबर से पीछे है। 148 मैजिक नंबर है, 294 कुल सीटें विधानसभा की, तो 143 पर बीजेपी, 132 पर तृणमूल और लेफ्ट और कांग्रेस 19 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। अजय, अब यहाँ पर मैं सज्जन जी आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने जो ओपिनियन पोल किया वो दिसंबर का है, और उसके बाद से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं हो रही, अमित शाह जी की सभाएं हो रही, प्रधानमंत्री जी की सभाओं में बहुत बड़ी संख्या में लोग भी पहुँच रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी के कैंपेन के साथ ही भारतीय जनता पार्टी कम से कम 1.5%, कई मामलों में 5% तक का वोट स्विंग ले लेती है। तो अगर ये हुआ तो फिर तो 200 पार तो निश्चित है। देखिए, मतलब मुझे कोई इसमें शक नहीं है। पहली बात तो यह है कि बीजेपी ने अपना पूरा एक सांगठनिक ताकत जो है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो करिश्मा है, एक प्रभाव है, उसको उतार दिया है। और दूसरा यह है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है जो सेंटिमेंट है वो और मजबूत होता है। तो सेंटिमेंट अगर परिवर्तन का है, जैसे कि एक ओपिनियन पोल में आपने देखा कि उसमें बीजेपी की सीट बढ़ रही है, 52 सीट से अब 6 सीट का अंतर रह गया है तृणमूल बीजेपी में, तो वो सेंटिमेंट मजबूत होगा। तो मेरे हिसाब से तो जो आप दिखा रहे हैं वो बिल्कुल, अब मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि अगर मेरा बेस 183 जो आपने निकाला है उससे कितना बढ़ेगा। सज्जन, क्या समझा जाए ये जो एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की बहुत ज्यादा होती है? देखिए 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी में एक मोमेंट आता है जब लोगों ने ये लोग डिसाइड कर लेते हैं। वो मोमेंट जो था 2018 का पंचायत वायलेंस था, जिसमें तृणमूल जो है 35% से ज़्यादा जो पंचायत जो है वो बिना कंटेस्ट के जीत जाती है। उसमें वासुदेव आचार्य जो 9 बार MP रहे थे पुरुलिया में, उनको दौरा दौरा के पीटा जाता है। ठीक है, तो उस समय से अगर आप देखें तो एक पेंटअप एंगर था। और 2018 से अभी तक लोकसभा विधानसभा के समीकरण अलग होते, ये सब लेजी एनालिसिस
एनालिसिस है। सारे वो मुद्दे जो 2018 से थे, वो 19 में दिखे हैं, वो मुद्दे और मजबूत हुए हैं। और अभी पिछले 3 महीने में ऐसा कोई भी करिश्मा नहीं हुआ जो ये दिखाए कि तृणमूल सडनली पॉपुलर हो गई है। दूसरी तरफ बीजेपी से जो उनका एक ऑर्गेनाइजेशन, अगर मान लीजिए कि आज मैं तृणमूल के प्रवक्ता के तौर पर आपसे ये सवाल कहूं, जी, आपने कहा कि क्यों तृणमूल अचानक पॉपुलर नहीं हो सकती। एक ये सेंटिमेंट कि भारतीय जनता पार्टी जो कि पूरे देश भर में डोमिनेंट पार्टी है, वो बंगाल पर एक डोमिनेंट पार्टी के तौर पर आ जाएगी। ये सेंटिमेंट क्या बंगाली अस्मिता के खिलाफ नहीं जाएगा? पहला। दूसरा, क्या ये बात सामने नहीं आएगी कि ममता बनर्जी जो कि चोटिल होकर भी लगातार चुनाव कैंपेन कर रही हैं और जिस तरह से दहाड़ रही हैं, वो क्या टीएमसी के काडर को और ज़्यादा उत्साहित नहीं करेगा? और तीसरा, जिस तरह से एक फीलिंग है कि एक महिला के पीछे पूरी बीजेपी की पार्टी है, पूरा राजनीतिक अमला है, प्रधानमंत्री खुद इतना जोर दे रहे हैं, क्या ये टीएमसी के लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो जो ये बात है कि चुनाव जो है वो एक रेशनली नहीं देखा जा रहा। लोगों के लिए उनका रोजमर्रे की जिंदगी का जो अनुभव है, उस अनुभव में उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि टीएमसी के लोकल नेतृत्व के द्वारा जो मैसिव लेवल ऑफ करप्शन और दूसरा जो उनके द्वारा रिप्रेशन हुआ है, वो उनके लिए बड़ा मुद्दा है। बाकी मुद्दे, ये कोर्ट में कोई बहस नहीं चल रही है कि महंगाई और ये सब कुछ है, वहां पे ये मुद्दे जो टीएमसी अगेंस्ट वो बड़ा है। दूसरी बात ये कि जो ममता बनर्जी की जो सिंपैथी फैक्टर है या जो चोटिल इमेज है, आप ये ध्यान रखें कि ममता बनर्जी अपनी पार्टी के स्थानीय नेतृत्व से कम अलोकप्रिय है, लोकप्रिय नहीं है, उनसे कम अनपॉपुलर है। लेकिन आज के डेट में जो उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी लेकिन मेरा सवाल आपसे इसी बात के कॉन्टेक्स्ट में इसलिए है, अगर आपको ये लगता है कि बाकी स्टेट्स के कंपैरेटिवली, जब हम बंगाल चुनाव की शुरुआत में बात कर रहे थे तो दीदी वर्सेस दादा की हम बात करते थे जब शुभेंदु आए थे बीजेपी के साथ, लेकिन अब यहाँ दीदी वर्सेस पीएम मोदी हो चुका है। बाकी स्टेट से कंपैरेटिवली अगर आप पीएम को डायरेक्ट अटैक करते हैं तो नुकसान होता है। बंगाल में आपको ऐसा लग रहा है अगर दीदी डायरेक्ट पीएम पर अटैक करती हैं तो? कुछ ऐसा, देखिए, अलग अलग राज्य और अलग अलग परिस्थितियां। अगर आप दिल्ली का तजर्बा देखें तो अरविंद केजरीवाल किसी भी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होते नहीं दिखते थे, उन दोनों का कद मिलता ही नहीं है, और प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र में बनाए थे। इसके बावजूद एक विक्टिम कॉम्प्लेक्स का सहारा लेकर अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से लोगों को अपने साथ रखा, जो लोगों तक बेनिफिट्स पहुंचाए थे, उसकी वजह से उनका कोर वोटर उनके साथ रहा, और दिल्ली में हमने नतीजा देखा। बिहार में इसका बिल्कुल उलट दिखाई दिया। हम सब जानते थे कि नीतीश कुमार की सरकार को लेकर थोड़ी नाराजगी है, थोड़ी कुछ ज़्यादा ही नाराजगी थी। बीजेपी को लेकर बहुत पॉजिटिविटी थी, लेकिन अल्टीमेटली हमने देखा कि वहाँ जनता नीतीश कुमार के साथ भी आई और बीजेपी को वोट ट्रांसफर भी हुआ। अब अगर आप बंगाल की बात करते हैं तो बिल्कुल एक अलग डायनेमिक्स यहाँ पर काम करता है। अगर विक्टिम कॉम्प्लेक्स ममता बनर्जी इनकैश करने में सफल रही जी, तो शर्तिया तौर पर यकीन मानिए हम एक ऐसी तस्वीर देखेंगे जिसकी हम अभी कल्पना नहीं कर पा रहे। अन्यथा आप एक सुनामी देखेंगे जिसमें बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार ही नहीं बल्कि प्रचंड बहुमत के साथ आए। अजय जो बात कह रहे हैं सज्जन, मैं वही आपसे कंटिन्यू करना चाहूंगा। मैं लगातार डिबेट्स कर रहा हूं, पिछले कुछ दिनों से तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से बात करता हूं तो वे कहते हैं कि दिल्ली में हशर देख लिया, यानी 55 उसमें एमपीज थे, मंत्री थे, पूरी ताकत झोंक दी थी बीजेपी ने, लेकिन रिजल्ट क्या आया? अरविंद केजरीवाल की ये जीत पिछली जीत से भी ज्यादा बड़ी नजर आई। तो वो कह रहे थे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि अंदर कहीं ना कहीं डर जरूर होगा टीएमसी को, क्योंकि प्रधानमंत्री आखिर में जिस तरह से रैली करते हैं, रैलीज करते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। एक तो ये बात। दूसरी चीज ये कि मैं अगर नंदीग्राम की बात करूं, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जगह है वो नंदीग्राम है, तो वहां किस तरह की टक्कर है? देखिए, सबसे पहले जो दिल्ली का जो चुनाव है उसका तुलना बंगाल से गलत है, क्योंकि करप्शन एक ऐसा मुद्दा है जो दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल को सपोर्ट कर रहा था, वो उनके फेवर में था, और दूसरा वेलफेयर में इस तरह की बात नहीं थी। तृणमूल के केस में क्या है कि करप्शन, बीजेपी ने यहाँ करप्शन का मुद्दा उठाया, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे थे। नहीं, पब्लिक परसेप्शन में करप्शन के प्लैंक पे जो था केजरीवाल काफी पॉजिटिव थे। कम से कम हमने सर्वे किया था और हमने आम आदमी पार्टी को एक स्वीप दिया था कि इट्स अप अगेन, हमारा वो था भी, वो रिपोर्ट कार्ड था उसका, वो फ्रंट ये कवर था। दूसरी बात ये देख ले कि जो आप ये कह रहे हैं कि वहां पे माफ कीजिएगा, मैं दूसरा सवाल क्या था? नंदीग्राम का सवाल। हाँ, नंदीग्राम का जवाब। अब देखिए, नंदीग्राम में सबसे पहली बात है, हमारे सर्वे के मुताबिक भवानीपुर सीट बीजेपी जीत रही है।
ठीक है। अब वो उसमें ममता बनर्जी सिक्योर नहीं थी। अब उन्होंने जो सीट चेंज किया वो नंदीग्राम का, उसमें देखे 2 ब्लॉक है, तो कुल मिला के दोनों ब्लॉक का एवरेज मिला के मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो तकरीबन 30% के है, थोड़ा सा उससे कम है, वो सॉलिडली टीएमसी के साथ है। बाकी वहां की जो 20-22% दलित पॉपुलेशन है वो सॉलिडली कंसोलिडेटेड बीजेपी के साथ है। बाकी जो महिष्याज हैं, आगुरीज हैं और बहुत सारे जो बंगाली हिंदूज हैं, उनके बीच में जो है, उनके बीच में हमने जब बात किया था, हमें ज्यादा ट्रैक्शन जो है वहां पे तो कास्ट और रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वहां पर भी। बिल्कुल, मतलब कि ये तो आपका वर्डिक्ट क्या है? शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से हारेंगे? देखिए, मुझे ओपिनियन नहीं, इसमें मैं थोड़ा यहाँ पे केयरफुल इसलिए हूँ कि अगर ममता बनर्जी खुद नहीं होती तो सवाल ही नहीं पैदा था कि शुभेंदु अधिकारी वहां से हारते, क्योंकि जब सिंगूर को ममता बनर्जी सज्जन को अजय भी जाना है बंगाल, ममता बनर्जी तो है, देखिए उनको हम इनकार नहीं कर जाना है हम लेकिन देखिए ममता बनर्जी वहां पर हैं, शुभेंदु अधिकारी सामने है। आपके हिसाब से शुभेंदु अधिकारी अभी 19 है, ममता 20 है? नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर ममता बनर्जी नहीं होती फिर तो कोई शक ही नहीं था इसमें कि आराम से जीत रहे हैं। दूसरी बात ये भी देखिए कि नंदीग्राम और सिंगूर का जब मूवमेंट हुआ था सिंगूर का, तो सिंगूर को ममता बनर्जी लीड कर रही थी, लेकिन नंदीग्राम का पूरा जो मूवमेंट था वो शुभेंदु अधिकारी चला रहे थे। वहां पे चाहे आप शहीद स्मारक हो, सब कुछ हो, उनका किया हुआ है। तो इस हिसाब से चूंकि ममता बनर्जी खुद पर्सनली वहां पे हैं, इसलिए मैं थोड़ा क्लोज हूं। मेरा हंच तो ये था कि शायद शुभेंदु निकल जाएंगे, लेकिन ये केवल हंच है, इस बात को मैं एक दावे के साथ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि ममता बनर्जी खुद व्यक्तिगत तौर पर वहां उतर गई है। लेकिन अभी काफी क्लोज है और मेरे मुताबिक मैं कॉन्ट्रेरियन हो रहा हूं, शायद अंत में शुभेंदु अधिकारी बाजी मार ले जाए, शायद के साथ में शुभेंदु अधिकारी बाजी मार ले जाएं, ये बात मैं गांठ बांध कर रखता हूं। हम लोग इस पर 2 तारीख को बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वाकई में ये बंगाल की राजनीति में वही होगा, खेला खत्म हो गए। खैर, आइए इस वक्त हमारे साथ सीपीएम से मोहम्मद सलीम साहब जुड़ चुके हैं। सलीम साहब, बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर आपका। बंगाल पर जितने भी सर्वे हुए उसमें टीएमसी और बीजेपी तो रेस में दिखाई दे रही है, लेकिन आपकी पार्टी जो एक ज़माने में 37 सालों तक सत्ता में रही, कहीं आसपास पे नहीं दिखती। क्या हुआ साहब? पहले 10 साल में तृणमूल कांग्रेस के विरोध में लोगों के अंदर एक रोष है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। पिछले 2016 में भी थी और कांग्रेस और हम समझौता करके लड़े थे। आखिरकार जब स्थिति बिगड़ गई तो जो लोग तृणमूल के बीजेपी में चले गए थे, जैसे मुकुल राय जैसे, उनको फिर आरएसएस में, और 100 सीट में वोट का ट्रांसफर हुआ। 75 सीट में बीजेपी का वोट तृणमूल के पास चला गया, 25 सीट में तृणमूल का वोट बीजेपी चला गया। ये सब निष्कर्ष हमने निकाला और इसलिए वो सबको भी हमने इस बार, आज देखो जो बीजेपी के अंदर है वो आधा से ज्यादा तृणमूल है। और चूंकि तृणमूल के ऊपर जो रोष है, सरकार के कार्यक्रम के ऊपर जो रोष है, उसको ममता बनर्जी अपने तस्वीर के जरिए बचा रही थी। आज ममता बनर्जी का वो साख नहीं है, इसलिए अब पिछले 2 साल में आप अगर देखोगे तो स्थिति इतना बदली है। जो तृणमूल कांग्रेस आपके नतीजे के रास्ते से दिखाते कि बीजेपी को रोक रही है, वहां पे आधा बीजेपी तृणमूल है। यहाँ पे बीजेपी का नया अपना कोई पहचान नहीं बना, वो टीएमसी 2 है। तो जो दागी तृणमूल के खिलाफ लोगों का रोष था, वो अगर आज चल के बीजेपी बन जाता है तो उससे आपका दल बदल होता है, चेहरा बदल नहीं होता है। इसलिए इस फेरबदल में लोग और भी गुस्सा हो गया। लोकसभा चुनाव में जो भी बीजेपी का साख बना था वो भी नीचे आ गया है, क्योंकि बीजेपी को लोग अलग से पहचान नहीं पा रहे हैं। इसलिए मोदी जी, अमित शाह को आना पड़ रहा है। बंगाल के जो चेहरे हैं वो सब तृणमूल का ही दागी चेहरा है। सलीम साहब, हम जानते हैं कि ममता बनर्जी एक स्ट्रीट फाइटर हैं। बड़े बड़े दिग्गज लेफ्ट के नेताओं को उन्होंने धूल चटाया था और हमने देखा था सोमनाथ दा को किस तरह से उन्होंने हराया भी था। लेकिन अब उनका एक नया स्वरूप है, प्रचार कर रही हैं, व्हीलचेयर पर हैं, पैर टूटा हुआ है, लोगों के बीच में एक शेरनी, घायल शेरनी की तरह दहाड़ भी रही हैं। सिंपैथी फैक्टर काफी काम करेगा? लोग नौटंकी बहुत दिन तक देख चुके हैं। आपको मालूम होना चाहिए, इतिहास बार बार रिपीट नहीं होता है। आप लोग सब लोग मिलकर शोर मचाते थे हमारे जमाने में, ममता हमेशा नौटंकी की है। अब लोग ये समझ में आ रहा है कि सर में बैंडेज बांध करके और पैर में प्लास्टर लगा करके अगर उनका चोट हुआ है तो बेशक उसके लिए हमदर्दी होना चाहिए, लेकिन वोट उससे नहीं मिलता है। सलीम साहब, ये बताइए कि आपका खुद का असेसमेंट क्या है? आपकी गठबंधन में कितनी सीटें आएंगी? क्योंकि अगर हम 2016 का स्वरूप देखें तो उसके मुताबिक तो आपको या तो बहुत अच्छा करना चाहिए या फिर जैसा कि कांग्रेस के नेता ने कहा, आपको कृष्ण की भूमिका में आ जाना चाहिए। कहां रहेंगे आप? इसमें 3 बातें हैं। एक तो हमारे जो
वोटर हैं, हमारे जो कार्डर्स हैं, हमारे जो समर्थक हैं, वो बहुत उत्साहित हैं। जो ब्रिगेड के रैली में आपने देखने को मिला, जो कहते हैं 7% वोट, जो कहते हैं कि इनके पास पंचायत नहीं है, इनके पास म्यूनिसिपैलिटी नहीं है, इनके पास सरकार नहीं है, लेकिन जनता इतने तादाद में आई कि मोदी जी के मीटिंग के बाद, क्योंकि वो एक चवन्नी जैसा हुआ था, हमारा 1/4 हुआ था, तो हमारे फोटो को ही मीडिया में और बीजेपी के ऑफिशियल चैनल में चोरी करके, फोटोशॉप करके उसको बीजेपी का रैली दिखाना पड़ा। अगर बीजेपी का अपना होता तो फिर वो हमारा क्यों चोरी करके लेते? बीजेपी का अपना प्रत्याशी होता 294 में, तो वो तृणमूल के घर में क्यों सिर लगाते? वो फिर एक्टर एक्ट्रेस जिनका ये कोरोना के टाइम में शूटिंग नहीं हो रहा है, सीरियल में रोजगार नहीं है, उनको 2.5 महीना 3 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में सही कराते क्यों प्रोड्यूसर के जरिए? तो इससे हमारे लोग के अंदर जैसे रोष था, वो उतना ही अभी जो खास करके हमारा वामपंथियों का जो चुनाव का प्रचार होता है, एक सृजनशील कविता, गाना, नाटक, गीत, संगीत, तो बीजेपी तृणमूल लठेल लेकर के, बम लेकर के, बंदूक लेकर के, पुलिस लेकर के, सेंट्रल फोर्स, सिक्योरिटी फोर्स, स्टेट फोर्स लेकर के जब घूम रहे हैं और हंगामा मचा रहे हैं, दंगा फसाद के माहौल बना रहे थे, उस वक्त शांति का वातावरण बंगाल में लौट के आए, भाईचारा लौट के आए। इसके लिए लोग नए उमंग और नए उम्मीद से संयुक्त मोर्चा को देख रहे हैं। वो बिखराव पैदा किए थे, हम जुड़ाव पैदा कर रहे हैं। और साथ साथ जो रोजी रोटी का सवाल है, किसानों का जो सवाल है, आज पूरे दिल्ली में जिस तरह से पूरे देश में हो रहा है, बेरोजगार नौजवानों का जो सवाल है, वो हम सामने ले आए। हम जब कर्म की बात कर रहे हैं तो वो धर्म की बात कर रहे हैं। हम जब रोजगार की, रोटी रोजी की बात कर रहे हैं, वो उस वक्त मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं। हम जब काम काज की बात कर रहे हैं, वो उस वक्त राम राज की बात कर रहे हैं। अच्छा मोहम्मद सलीम साहब, बीजेपी ने अपना जो मैनिफेस्टो है उसमें जो वादा किया है, क्या लगता है आपको उससे जनता पर कोई असर पड़ेगा? तो ये तो असर इसलिए नहीं पड़ेगा कि 2 करोड़ बेरोजगार को नौकरी देने की वादा थी। अभी अगर सरकार ये कहती कि 7 साल में 14 करोड़ को दे दिए हैं या 10 करोड़ को दे दिए हैं, तो उसके बजाय पिछले काम चला गया। तो इसलिए लोग जो है उनके लिए बहुत परेशानी है। व्यापारी है, कारोबारी है, खास करके जो बिजनेसमैन है, जो बीजेपी का अपना गढ़ था, वो भी आज परेशान है नोटबंदी से, जीएसटी से और फिर लॉकडाउन से। और सरकार उसके बाजू में आके खड़े नहीं हुए। उनका जो 20 लाख करोड़ का पैकेज का घोषणा मात्र था, वो जब असर नहीं किया, तो ये मैनिफेस्टो भी लोग समझ रहे जुमलाबाजी है। और ये अमित शाह ने ये जुमला सबका इस्तेमाल किया था। तो लोग, बंगाल के लोग इतना तो राजनीति सचेत हैं कि वो जुमले के पास, जब झारखंड के लोग नहीं आए तो बंगाल के लोग कैसे आएंगे? लेकिन सलीम साहब, जैसे लेफ्ट, कांग्रेस और आईएफएस सब साथ आ गए हैं, तो ममता बनर्जी का वोट बैंक मुस्लिम वोटर रहा है। आईएफएस के पीर ज़्यादा सिद्दीकी आपके साथ आ गए हैं, तो क्या ऐसे में टीएमसी से मुसलमानों का वोट आपके गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो सकेगा? मैं ये वोट बैंक शब्द का ही एक अपवाद है। बैंक में रुपए रखा जाता है, जो बैंक को बेच दे रहे हैं, जो बैंक से नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे लोग सब पैसे लेकर भाग गए हैं। वोटर को बैंक में मत समझो, वो कोई रकम नहीं है, पैसा नहीं है। ये आरएसएस ने ये चालू किया था अकलियतों के बारे में, माइनॉरिटीज के बारे में, कि वोट बैंक है। जबकि वो अपना ये मंदिर मस्जिद का राजनीति करके, दंगा फसाद करके, लव जिहाद के नाम पर, घर वापसी के नाम पर अपना वोट बैंक हिंदू के नाम में कर रहे थे। तो ये वोट बैंक एक अपमान है। आसाम के वोट में आप देखो, ये एनआरसी सीए करके वो अपने ही जो वोट बैंक है उसको बेकार कर दिए, क्योंकि वहाँ 19 लाख के अंदर 16 लाख हिंदू फंस गए। यहाँ पे भी वो बंगाली को पूरे देश में अपवाद किए कि बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, इसलिए बंगाल के लोगों के अंदर बहुत रोष है। वो मोतुआले करके जो राजनीति किए थे, आज अमित शाह भी उनको समझा नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से ये विघटन हुआ। पहले ऐसे जात पात का राजनीति नहीं होता था। तो हम आपको इतना साफ साफ कह सकते हैं कि वोट बैंक शब्द गलत है। पैसा बैंक में रखा जाता है, वोटर नहीं। अगर वोटर को आप इंसान समझते हो और उस इंसान को अगर हिंदू, मुसलमान, हरिजन, ब्राह्मण के नाम पर नहीं बांटते हो, तो ये शब्द का इस्तेमाल मत करो। लेकिन ममता बनर्जी को जो मुसलमान वोट मिला था, उसके बावजूद भी सब मुसलमान कहीं एक जगह वोट नहीं डाला था, इसलिए कुछ कांग्रेस को भी मिला था, कुछ लेफ्ट को भी मिला था। लेकिन ममता बनर्जी आरएसएस के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक धर्म आश्रित राजनीति की, पुरोहित के नाम पर भी, इमाम के नाम पर भी। लोग ये समझ गए पुरोहित का काम है पूजा करना, इमाम का काम है मस्जिद में नमाज पढ़ाना, और मंत्री का, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का काम मंदिर मस्जिद बेचना नहीं है, धर्म बेचना नहीं है। रोजगार देना है, रोटी देना है, राशन देना है, काम देना है, विकास देना है। इसलिए अब जो ममता बनर्जी का वो साख खत्म हो गया है, और जो भाड़े के जो लोगों को वो इकट्ठा किए थे, वो लोगों को भी आजकल आप जिसको टीवी में प्रमोट कर रहे थे, शाही इमाम वगैरह बोल करके, वो सब अब छुप गए हैं, वो सामने नहीं आ पा रहे हैं। सलीम साहब, आप जो बात कर रहे हैं वो काश हमारे देश की राजनीति की आधार होती, लेकिन खैर चलिए, इस पर हम लंबी चर्चा कर सकते हैं। ये बता दीजिए चलते चलते, कितनी सीटें आएंगी आपको? बंगाल में आपकी सरकार बनेगी, रेस में है या नहीं? मैं ज्योतिष नहीं हूं और कोई भी आकलन सही नहीं होगा, इसलिए हर एक घंटा
माहौल बदल रहा है, हर एक रोज माहौल बदल रही है। आप अगर सीरियस वॉचर हैं तो आप ये समझेंगे कि हम जब दौड़ रहे हैं और संयुक्त मोर्चा आगे बढ़ चुकी है 28 फरवरी के बाद से, अब बीजेपी अपने ऑफिस और दफ्तर को बचा रहे हैं। वो 5 स्टार 7 स्टार कल्चर बंगाल की सियासत में नहीं चलता है, और तृणमूल कांग्रेस अपने पार्टी को बचा रही है। तो बीजेपी अपने ऑफिस को बचा रहे हैं तो उनके लोग आके तोड़फोड़ नहीं कर दे, और तृणमूल कांग्रेस अपने लोगों को बचा रही है तो वो बिक नहीं जाए। और उस जगह पर हम लोगों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं तेजी के साथ। आखिरी चरण, पहले चरण से लेकर आखिरी चरण तक चेहरा एक जैसा नहीं होगा। आपको रोजाना अपना आंकड़ा बदलना पड़ेगा और संयुक्त मोर्चा के पक्ष में आना पड़ेगा। चलिए सलीम साहब, बहुत धन्यवाद, आप इंडिया टीवी पर आए, आपने अपनी बातों को सामने रखा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। वामपंथ राजनीति की जगह आज बंगाल में कितनी बची है ये 2 मई को तय हो जाएगा, और उसके साथ ही ये भी तय होगा कि क्या केरल ही आखिरी रास्ता बचेगा वामपंथ राजनीति का। चलिए अजय, ये तो नेताओं की बात थी। हमारे 3 रिपोर्टर्स पूरे बंगाल में घूम रहे हैं। इस ब्रेक के बाद जानेंगे इस वक्त बंगाल से ग्राउंड रिपोर्ट है क्या। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।